हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल अकेडमी। पहल अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं अपनी करंट अफेयर की क्लास। अपना पहला सवाल क्या है? इंटरनेशनल एक्सपोर्ट एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। आगे आने वाले आगामी जो 2023 आ रहा है उसमें ये इंटरनेशनल एक्सपोर्ट एक्सपो होगा, ताकि राज्य में जो निर्यात है उसको बढ़ावा दिया जा सके। ये पिछली क्लास थी, उसमें भी हमने देखा था। एक नया सवाल मैंने फिर से बना दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटरनेशनल एक्सपोर्ट एक्सपो होगा, इसका आयोजन किया जाएगा राजस्थान में। और राजस्थान की कौन सी सिटी है जिसमें इसका आयोजन होगा? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा। इसका राइट आंसर होगा जोधपुर में। इंटरनेशनल एक्सपोर्ट एक्सपो का आयोजन जोधपुर में होगा और ये मार्च 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। क्लियर? अगला सवाल क्या है? भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। भारत की है पहली नाइट स्काई सेंचुरी, उसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? हो रही है अभी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख में। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी है, उसका कहाँ पे स्थापना की जा रही है? लद्दाख में। भारत की पहली और सबसे बड़ी सोलर पावर फेरी है जिसका नाम क्या है? आदित्य। आदित्य है जो भारत की पहली और सबसे बड़ी सोलर पावर फेरी है, उसकी शुरुआत की गई है। तो कौन से स्टेट से इसकी शुरुआत की गई है? तो तमिलनाडु, गुजरात, केरल या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है केरल से। अब इसमें दो सवाल है। मैंने सवाल क्या बनाया कि भारत की पहली और सबसे बड़ी जो सोलर पावर फेरी है जिसका नाम आदित्य है उसकी शुरुआत की गई है। तो ये भी सवाल आ सकता है कि भारत की पहली और सबसे बड़ी सोलर पावर फेरी है उसका नाम क्या है, या निम्न में से वो कौन सी है? तो हमको क्या ध्यान में रखना है? आदित्य। अब मैंने सवाल बनाया इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है, तो इसकी शुरुआत की गई है केरल राज्य से। ठीक है। अगला सवाल क्या है? भारत सरकार द्वारा यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? आरएस प्री में आप कभी भी पीछे के पेपर देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा कि इस पैटर्न की जो अभियान या ऑपरेशन जो भारतीय सेना द्वारा या किसी और के द्वारा जो स्टार्ट किया जाता है, तो चाहे वो मानवीय सहायता के लिए हो या कोई युद्ध या कोई आपात स्थिति है उससे बचाव के लिए हो, तो इस पैटर्न के सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। ये चूंकि पुराना सवाल है, फरवरी में चलाया था, पर अभी भी ये जो रूस यूक्रेन वाला जो वॉर है वो चल रहा है, तो इस पैटर्न में ये सवाल कभी भी आ सकता है आपका। पीछे में इस तरीके के कोई ऑपरेशन हुए हैं तो उसमें भी सवाल आते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि यूक्रेन में और रशिया के बीच जब युद्ध हो रहा था तो उसमें जो भारतीय नागरिक फंसे हुए थे उनको बाहर निकालने के लिए सेना ने एक अभियान चलाया था, उसका क्या नाम था? तो ये था ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन शक्ति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑपरेशन गंगा। अब ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है? हमें ध्यान रखना है कि यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको बाहर निकालने के लिए, उनको वापस इंडिया लाने के लिए भारतीय सेना के द्वारा जो अभियान चलाया गया वायु सेना के द्वारा, उसका नाम क्या है? अपना ऑपरेशन गंगा। अगला सवाल है रयूगु निम्न में से क्या है? ये एक छोटा सा शब्द है ना, साइंस टेक में आपके वेरी इंपॉर्टेंट है ये। रयूगु है, ये निम्न में से क्या है? धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, ग्रह या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें ध्यान में रखना है ये है एक क्षुद्र ग्रह। रयूगु, रयूगु क्या है? क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं ये देखते हैं। तो इनको एक तरीके से लघु ग्रह भी कहा जाता है। ये लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारे सौरमंडल के शुरुआती गठन के बाद बचे हुए चट्टानी अवशेष थे। छोटे छोटे चट्टानी अवशेष है, वो क्या कहलाते हैं? ये क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह अनियमित आकार के होते हैं और कुछ गोलाकार भी होते हैं। ऐसा माना जाता है कई क्षुद्र ग्रहों के पास अपना छोटा चंद्रमा होता है, कई के पास दो भी हो सकते हैं, कई के पास हो सकता है हो ही नहीं। तो हम जैसे ग्रह देखते हैं वो बड़े आकार के होती है, उसी तरह कुछ ग्रहों से टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, अवशेष होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। अभी रयूगु क्षुद्र ग्रह ये चर्चा में रहा था क्योंकि जापान है उसकी एजेंसी थी, वो गई थी और वहां से इसके जो क्षुद्र ग्रह रयूगु है उसके कुछ चट्टानी टुकड़े हैं वो लेकर आई है, तो इस वजह से ये चर्चा में रहा है। अगला क्या है? डे टू ड्रीम योजना।
डे टू ड्रीम योजना है, इसका संबंध किससे है? ये सेंट्रल सरकार की योजना है, तो इसका संबंध किससे है? रक्षा एवं वैमानिकी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ाना, डेयर करो टू ड्रीम, है ना। विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ाना, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना, या इनमें से कोई नहीं है ना। तो इसका राइट आंसर है डे टू ड्रीम योजना है। तो जो रक्षा एवं वैमानिकी क्षेत्र है ना, उसमें नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अभी शुरुआत की गई थी, इसका नया चरण चला है, अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई थी, ये पुरानी योजना है पर आ सकती है, डे टू ड्रीम योजना है। ये रक्षा एवं वैमानिकी क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार है उसके द्वारा शुरू की गई योजना है। अब देखते हैं क्या है, डीआरडीओ ने शुरू किया था इसको, ठीक है, डीआरडीओ वर्ष 2019 से। अब आपके नया चरण चला है तो हो सकता है ये भी पूछ ले कि जो ये डे टू ड्रीम योजना है इसकी शुरुआत निम्न में से कब की गई थी, तो हम बताएंगे 2019 से। हर साल इनोवेटर्स उद्यमी या 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति या स्टार्टअप को एक साथ लाने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 2019 से किया जा रहा है और करवा कौन रहा है? इसको करवा रहा है आयोजन, इसका डीआरडीओ द्वारा करवाया जाता है। डे टू ड्रीम 2.0 और डे टू ड्रीम 3.0 को क्रमशः 2020 और 2021 में लॉन्च किया गया था। इसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे अपने कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनका किससे संबंध था? इनका वैमानिक क्षेत्र से संबंध था, है ना। तो इनकी याद में, इनकी स्मृति में इस डे टू ड्रीम में इस योजना को शुरू किया गया ताकि 18 वर्ष से ऊपर के कोई भी स्टार्टअप है, उद्यमी है, उनमें उनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता, ज़्यादा से ज़्यादा उनका इनोवेशन है उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो ये सेंट्रल सरकार की योजना है, डीआरडीओ द्वारा हर वर्ष इसका संचालन किया जाता है। इस तरह की प्रतियोगिता है, इसका आयोजन किया जाता है। अभी किसकी शुरुआत हुई है? 3.0 की शुरुआत हुई है, कब? 2021 में हुई थी। और ये योजना की शुरुआत अगर आपसे पूछ ले तो ये 2019 की योजना है। क्लियर? राज्य सरकार द्वारा सरकार की सभी योजनाएं, कार्यक्रम और नियमित गतिविधियों को एक ही जगह उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हाल ही में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। वो ऐप कौन सा है? सुजस, उमंग, सेतु या सी विजिल? तो इसका राइट आंसर होगा अपना सुजस। ताकि राज्य सरकार अपनी जो भी योजनाएं चला रही है, कार्यक्रम चला रही है ना, और नियमित जो भी उनकी गतिविधियां हो रही है राज्य सरकार की, उसके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उस ऐप का नाम क्या है? सुजस ऐप। इस सरकार समय समय पे इस पैटर्न का काम कर रही है। पहले सुजस एक पत्रिका आती थी जो राज्य सरकार की थी, है ना, उसमें राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं, कार्यक्रम है या दिन प्रतिदिन की जो भी न्यूज है वो सब आती थी। उसके बाद सरकार ने एक शुरू किया सुजस ई बुलेटिन नाम का, वो हर दिन आती है, ठीक है। उसको हम डाउनलोड करके सरकार का जो सूचना प्रसारण मंत्रालय की साइट है उसे हम डाउनलोड करके हर दिन की न्यूज जान सकते हैं कि राज्य ने आज ये कार्यक्रम या पे इस तरीके की कोई योजना है उसको लॉन्च किया है। अब सरकार ने इसको और इजी वे में करने के लिए एक ऐप लॉन्च कर दिया है, उसका नाम रखा है सुजसी। इस ऐप के थ्रू हम सरकार की जो नियमित कार्यक्रम योजना है उसकी जानकारी हमको एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाएगी। और इस पैटर्न की जो राज्य सरकार की योजना कार्यक्रम है इनका हमारे लिए इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे जो सवाल आते हैं जिस पैटर्न के, वो कहाँ से आते हैं? वो राज्य सरकार की अगर अपन ऑथेंटिक साइट से पढ़ेंगे तो हमारे गलत होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, और फालतू की जो योजनाएं हम बार बार पढ़ते रहते हैं उनसे हम बच पाएंगे। तो ये जो सुजस ऐप है, ये जो भी तैयारी कर रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उनके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत। हाल ही में रक्त से कार्पोखुमानी, ये एक चीज है, ठीक है। रक्त से कार्पोखुमानी, खुमानी तो पता होगा आपको, एक है ना, उसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। अब इस जीआई टैग समय समय पे मिलता रहता है। जीआई टैग, जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन मिला है। उसका संबंध किस राज्य से? किसका? इस रक्त से कार्पोखुमानी का। कोई एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें उनको एक साथ जीआई टैग मिला है, पर मैंने सवाल बनाया आपके लिए रक्त से कार्पोखुमानी। ये लद्दाख से संबंधित है, केरल, महाराष्ट्र, लद्दाख, तेलंगाना, तो ये लद्दाख से संबंधित है। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि लद्दाख का ये पहली कोई चीज है जिसको रक्त से कार्पोखुमानी, जिसको जीआई टैग से अभी मिला है इसको, ठीक है। और कौन कौन से? असम के गमोसा, है ना, जो पारंपरिक एक तरीके का कपड़ा होता है। अब आपसे सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि गमोसा जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है वो क्या है? तो हमें पता होना चाहिए कि एक कपड़ा है, पारंपरिक कपड़ा का फॉर्म है, और ये कहाँ से संबंधित है? किस राज्य से? इस गमोसा का संबंध है अपना असम राज्य से। महाराष्ट्र का अलीबाग सफेद प्याज, है ना,
तो अलीबाग सफेद प्याज है, इसका संबंध किस राज्य से? इसका राज्य संबंध महाराष्ट्र से। लद्दाख का रस्सेकार खुमानी है और तेलंगाना का तंदूर रेड ग्राम है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें जिनको जीआई टैग मिला है, पर हमको याद रखना चाहिए कि इस साल जीआई टैग मिला है वो किन किन चीजों को मिला है। तो इस पैटर्न के सवाल जनरली यूपीएससी में आते हैं, पर आरपीएससी में भी इस पैटर्न के सवाल आ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि असम का गमोसा है वो क्या है? वो एक पारंपरिक कपड़ा है। महाराष्ट्र का अलीबाग सफेद प्याज, रक्सेकार खुमानी है जो लद्दाख से संबंधित है। तेलंगाना का तंदूर रेड ग्राम है। इन चीजों को अभी हाल फिलहाल में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल क्या है? आईएनएस मार्मागोआ। मार्मागोआ है, ये एक बंदरगाह है मार्मागोआ, है ना? कहाँ का? इसका संबंध है गोवा से। ये गोवा पे स्थित एक बंदरगाह है, तो इसी के नाम पे आईएनएस मार्मागोआ है। इसको अभिलॉन्च किया गया। ये निम्न में से क्या है? स्वदेश निर्मित युद्धपोत है, या स्वदेश निर्मित मिसाइल, या पनडुब्बी है, या इनमें से कोई नहीं है। तो हमें ध्यान में रखना है कि आईएनएस मार्मागोआ है, ये है एक स्वदेश निर्मित युद्धपोत, है ना? युद्धपोत है स्वदेश निर्मित मार्मागोआ। युद्धपोत सेंसर, आधुनिक राडार प्रणाली, सतह से सतह पर और सतह से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल जैसी हथियार प्रणालियों से पूरी तरह से ये आईएनएस मार्मागोआ ये लैस है। इस स्वदेशी युद्धपोत, देखो याद रखना स्वदेशी है। युद्धपोत का निर्माण कहाँ पर किया है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यह युद्धपोत परमाणु, जैविक सहित रासायनिक युद्ध लड़ने में सक्षम है। तो ये जो आईएनएस आप अभी हमने देखा मार्मागोआ, आपको याद रखना है कि स्वदेशी युद्धपोत है। ये आपके 2 मार्क्स की टिप्पणी भी आ सकती है। किसमें? जो आरएस मेंस का पेपर है, सेकंड पेपर, उसमें आपको साइंस टेक है, उसमें भी इस पैटर्न के सवाल आते हैं। तो वहाँ 2 मार्क्स की टिप्पणी आए तो वहाँ भी आपको काम आएगा। तो ये छोटी टिप्पणी आप ध्यान में रखना और अपना जो नोटबुक है उसमें नोट भी कर लेना। अगला सवाल क्या है? अग्नि 5। अभी मिसाइल था अग्नि 5, चर्चा में नहीं थी, है ना? तो अग्नि 5 मिसाइल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? हमको देखना है सही कथन कौन सा है। यह सतह से हवा में, सतह से सतह पर मार करने वाली उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल है। तो बिल्कुल सही है, जो अग्नि है ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है ना? उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा, यह केवल तरण प्रणोदक द्वारा संचालित होती है। हमको सही ऑप्शन चूज करना है। क्लियर? यह लगभग 5000 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य भेदने की क्षमता रखती है। तो इसमें कौन सा कथन सही पूछा है? सही देखो, एक तो बिल्कुल सही है क्योंकि अग्नि सीरीज की जो भी है, जो ये तो हम अग्नि 5 की बात करें, बाकी अग्नि सीरीज की जो भी मिसाइल है वो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, सब क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। अब इसमें सेकंड ऑप्शन क्या दे दिया? यह केवल तरण प्रणोदक द्वारा संचालित होती है। तो ये अपना गलत हो गया, ये तरण नहीं, इसमें ठोस होते हैं। इसमें जो भी प्रणोदक है वो कितने होते हैं? वो कौन से होते हैं? ठोस प्रणोदक यूज होते हैं। यह लगभग 5000 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य भेदने की क्षमता रखती है। तो ये बिल्कुल राइट है। इसमें सही पूछा है तो कौन कौन से सही हो गए अपने? 1 और 3। ऑप्शन में 1 और 3 कहाँ है? ये देखो ऑप्शन सी है अपना 1 और 3। तो ये अपना हो गया राइट आंसर, जिसमें सतह से सतह पर मार करने वाली उन्नत ये बैलिस्टिक मिसाइल है। 5000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है और ये ठोस प्रणोदकों द्वारा संचालित होती है। अग्नि 5 है वो एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम एक चला था, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP। ये क्लियर आपका कहाँ याद करना होगा? आपको करना होगा आरएस मेंस पेपर सेकेंड साइंस का जो अपना है यूनिट है, उसमें ये देखना होगा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। इसके तहत विकसित की गई थी मिसाइल श्रेणी, उसमें सतह से सतह पर मार करने वाली उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल एक अपनी क्या है? अग्नि भी है ना। यह दागो और भूल जाओ मिसाइल है, जिसे इंटरसेप्टर मिसाइल के बिना रोका नहीं जा सकता। मिसाइल में लगभग 500 किलोमीटर की सीमा से परे लक्ष्य भेदने की क्षमता है, यही अपने ऑप्शन में था ना। यह भारत की आत्मरक्षा प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण था। ये अब हम देखते हैं कि IGMDP क्या था। अन्य अग्नि मिसाइलों की बात करें, ये भी आ सकता है, आपको याद रखना चाहिए कि इनकी मारक क्षमता है वो कितने किलोमीटर है। अभी हमने किसकी बात की? अग्नि 5 की बात की थी। अब पूरी अग्नि श्रेणी देखें तो देखो अग्नि 1 है, उसकी मारक क्षमता क्या है? 700 से 800 किलोमीटर की सीमा तक। अग्नि 2 है, इसकी रेंज क्या है? 2000 किलोमीटर से अधिक। अग्नि 3 है, उसकी 2500 किलोमीटर से अधिक। और अग्नि 4 है, इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर से अधिक।
और ये एक रोड मोबाइल लॉन्चर से फायर की जाती है। ये हो गया आपकी 4 और 5 हमने अभी तक देख ली कि अग्नि श्रृंखला की सबसे लंबी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है अपनी अग्नि 5, है ना, ICBM, जिसकी रेंज कितनी है 5000 किलोमीटर से अधिक है। तो ये होगी पूरी अग्नि सीरीज हमने देख ली। जो IGMDP है उसके तहत एक जो मिसाइलों का निर्माण किया गया था उसमें एक कौन सी थी, अपनी अग्नि मिसाइल थी। अब हम देखते हैं कि जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसकी शुरुआत क्यों की गई थी, ताकि भारत की मिसाइल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हो। इसके लिए इसकी शुरुआत की गई थी। किसके निर्देशन में? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, उनके निर्देशन में इसकी शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1983 में। ठीक है, 1983 में इसको शुरू किया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा इनका निर्देशन किया गया था। इसका उद्देश्य हमने कर लिया डिस्कस, ताकि मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम अपनी आत्मनिर्भरता है वो बढ़ा सकें। क्लियर? IGMDP के तहत जो मिसाइलें विकसित की गई थी वो कैटेगरी है। इसमें कौन कौन से आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए? पृथ्वी, अग्नि मिसाइल, त्रिशूल, नाग और आकाश। ये है, ये 5 मिसाइलें जो इस IGMDP है इसके तहत विकास किया गया था। ये इस वजह से विस्तृत हम चर्चा कर रही है क्योंकि बार बार आप कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे ये मिसाइलें हमेशा चर्चा में रहती है, इसलिए प्रीलिम्स में भी आ सकता है प्लस अपना मेंस का टॉपिक भी है। तो IGMDP की शुरुआत कब की गई थी? जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसकी शुरुआत हुई थी 1983 में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है उनके निर्देशन में इसकी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य था कि मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाना। इसके लिए मिसाइलें जो विकास किया गया था 5 पैटर्न की मिसाइलें थी जिनके नाम है पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। जिसमें अगर पृथ्वी की बात करें तो ये थी सतह से सतह पर मार करने में सक्षम, ये थी कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल। पृथ्वी भी वही थी सेम जो अग्नि है, पर कम दूरी पर अगर मिसाइल थी, बैलिस्टिक मिसाइल थी जो कम दूरी पर मार करने की क्षमता रखती थी उसको क्या नाम दिया गया? पृथ्वी नाम दिया गया, है ना। सतह से सतह पर यही मार करती है। दूसरी थी अग्नि, सतह से सतह पर मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल थी। वो कौन सी थी अपनी? वो थी अपनी अग्नि मिसाइल, जिसके बारे में हम विस्तृत चर्चा भी कर चुके हैं। तीसरी थी त्रिशूल, सतह से आकाश में मार करने में सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल। ये क्या है? त्रिशूल का क्या काम है? ये सतह से आकाश में मार करती है और कम दूरी वाली ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है। तीसरी है नाग, तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल है। ठीक है, टैंक भेदी मिसाइल कौन सी है? अपनी नाग, जो भूलो और दाग जाओ के सिद्धांत पे काम करती है। तीसरा है 5वीं है अपनी आकाश, ये भी सतह से, देखो त्रिशूल का काम क्या था? सतह से आकाश में मार करने वाली कम दूरी वाली मिसाइल थी। उसी तरीके से आकाश का निर्माण हुआ, सतह से आकाश में मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली मिसाइल है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है आकाश। अब आपको नाम याद रखनी है और इनका ये याद रखना है कि इनकी मारक क्षमता है वो कहाँ तक है, वो सरफेस टू सरफेस है या सरफेस टू एयर है ना। तो ये सब चीजें हमको ध्यान में रखनी है कि त्रिशूल सतह से आकाश में मार करने में सक्षम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, आकाश सतह से आकाश में मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल, पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी वाली, और अग्नि सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल। क्लियर? इसके अलावा नाग भी हमने देखा। तो ये हमने क्लियर क्या देखा है? IGMDP है, उसका विकास कब किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, इसकी शुरुआत किसने की थी और इसके अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणी की जो मिसाइलें हैं, मिसाइल प्रौद्योगिकी, उनका विकास किया गया था। क्लियर? आगे देखते हैं, अगला सवाल है कांस्य नटराज की मूर्ति। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो कांस्य नटराज की मूर्ति भी देखी होगी, है ना, पढ़ी भी होगी, कई जगह हमको देखने को मिलती है। ये कांस्य की एक नटराज की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? ये शिव को समर्पित मूर्ति है, जिसमें शिव है उनको नृत्य मुद्रा में दर्शाया गया है। तो इसका संबंध किस काल से ये देखा है? देखो, पल्लव कला से या चोल कला से, चालुक्य या चेर से। तो इसका राइट आंसर होगा अपना चोल कला से। अभी क्या हुआ, फ्रांसीसी सरकार थी तो ये मैंने आपको बता दिया चोल मूर्ति कला की महत्वपूर्ण रचना है कांस्य नटराज की मूर्ति। नटराज ये भी हमने देख ली, नृत्य के देवता हिंदू देवता शिव है, जो ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में इस मूर्ति में दर्शाया गया है। विशेष तौर पर दक्षिणी भारत में कई शिव मंदिरों में धातु या पत्थर की मूर्तियों के रूप में पाई जाती है। ठीक है, जिसमें नटराज है, शिव है, उनको नृत्य करते हुए दिखाया गया है। हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा कांस्य नटराज की मूर्ति की नीलामी कर रहे थे वो, तो तमिलनाडु पुलिस ने उसको रोक दिया था। इस वजह से ये जो कांस्य नटराज की मूर्ति है ये वापस चर्चा में आ गई थी। तो हमें ध्यान होना चाहिए कि किस काल से, किस कला से संबंधित है, तो ये चोल मूर्ति कला से संबंधित एक महत्वपूर्ण रचना है। क्लियर?
अगला क्या है, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, ये चर्चा में रही है। आदि आदर्श ग्राम योजना, इसका संबंध निम्न में किस वर्ग से है? प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना तो अनुसूचित जनजाति के विकास से संबंधित, जाति के विकास से संबंधित, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग से संबंधित। तो इसका राइट आंसर है अनुसूचित जनजाति, है ना। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, इस नाम से पता चल रहा है, पर जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो भी योजनाएं चल रही थी उन सबको मिला के एक नाम दिया गया जिसको बोला है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। इसके तहत कुछ गांव हैं ऐसे जो इन योजना के अंतर्गत आएंगे, उनका पूरी तरीके से डेवलपमेंट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। देखते हैं, या राज्य सरकारों के प्रयासों के पूरक के रूप में जनजातीय उप योजना चल रही है, जैसे राजस्थान में भी जनजातीय उप योजना चल रही है ना। के अलावा विशेष जो केंद्रीय सहायता प्रदान करके जनजातीय लोगों के विकास कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उद्देश्य केंद्रीय अनुसूचित जनजाति घटक के तहत योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध फंड का उपयोग करते हुए अधिक जनजातीय आबादी वाले गाँव में बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना और विकास करना है। सिंपल ये बात पता ही चल गई हमको, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना यानी जनजातियों से संबंधित जो भी गांव है उनका पूरी तरीके से उनका विकास करना। यह योजना भारत सरकार की 100% फंडिंग है इसकी, है ना। अनुदान के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है ना। और इसके कार्यान्वयन हेतु निर्धारित वर्ष है यानी 2021-22 से, अभी तो इसकी शुरुआत हुई है, इसको शुरुआत नहीं हुई, एक तरीके से जो पुरानी योजनाएं चल रही थी उनका नया नाम दिया गया है, ये है ना, नामकरण किया है। तो 2021-22 से 2025-26 तक हम क्या करेंगे कि प्रधानमंत्री आदर्श आदि ग्राम योजना है, इसके तहत जो जनजातीय बहुल इलाके हैं या गांव हैं उनका पूरी तरीके से विकास करेंगे। तो इसकी ये निर्धारित अवधि है, कब तक किया जाएगा? तो ये 25-26 तक किया जाएगा। अगला सवाल क्या है? हाकुटो आर चंद्र कक्षीय मिशन है क्या? सबसे पहले हाकुटो का संबंध किससे है? ये एक चंद्र मिशन है। चंद्र कक्षीय मिशन का मतलब चंद्र मिशन है। तो ये किस देश का चंद्र मिशन है, हमें ये देखना है किससे संबंधित है। चीन का है, यूरोपीय संघ, जापान या यूएस? तो इसका राइट आंसर होगा जापान का। हाकुटो आर जो एक चंद्र मिशन है, किस देश से संबंधित चंद्र मिशन है? तो हम देखेंगे इसको जापान का। हाल ही में क्या हुआ कि एक जापानी अंतरिक्ष स्टार्टअप है, ठीक है, उसका नाम है आई स्पेस इंक, ने अपने हाकुटो आर मिशन के तहत जो स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से चंद्रमा पर अपना एक निजी लैंडर M1 लॉन्च किया है। स्पेस एक्स है फाल्कन 9 जो कि एक निजी कंपनी है। इस फाल्कन 9 के थ्रू क्या किया, चंद्रमा पर अपना एक M1 जो निजी लैंडर है वो लॉन्च किया है। तो यह जापान और किसी निजी कंपनी द्वारा अपने तरह का पहला चंद्र मिशन है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें याद रखना है कि हाकुटो 1 है, हाकुटो 1 नहीं, हाकुटो और आर है, वो एक चंद्र मिशन है, ये याद रखना है। उसका संबंध किस देश से, ये कोई पूछ ले तो उसका संबंध है अपना जापान से, और फाल्कन 9 रॉकेट है उसके जरिए इसको लॉन्च किया गया है। क्लियर? अब देखते हैं अगला, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संदर्भ में हाल ही में खबरों में रहा है एक शब्द है, उस शब्द का नाम क्या है? स्पिन, SPIN, स्पिन, है ना। क्या है ये? भारत में दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक छोटा उपग्रह है स्पिन, या चंद्रयान द्वितीय के लिए अगले चंद्रमा प्रभाव को जांच को दिया गया नाम है, या भारत की 3D इमेजिंग क्षमताओं के साथ इसरो का एक जियो पोर्टल है, या फिर अंतरिक्ष उद्यमशीलता परिस्थिति तंत्र के लिए भारत का पहला समर्पित मंच है। तो इसका राइट आंसर होगा यही दोस्तों कि अंतरिक्ष उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र। इसका मतलब इस तरीके का माहौल बनाया जाए, इस तरीके की परिस्थितियां बनाई जाए, एक ऐसा मंच प्रदान किया जाए ताकि अंतरिक्ष उद्यमशीलता है यानी अंतरिक्ष में जो स्टार्टअप्स है उनको बढ़ावा दिया जा सके। तो अंतरिक्ष उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भारत का जो पहला समर्पित मंच है उस मंच का नामकरण क्या है? स्पिन, SPIN, ठीक है। तो SPIN स्पिन बढ़ते अंतरिक्ष उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नवाचार और उद्यम विकास हेतु भारत का पहला समर्पित मंच है। ये बात हमने कर ली। इसरो ने स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क, नाम देखो, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क, इनोवेशन को बढ़ावा दे रही है। अब ये होगा किसका? ये क्योंकि अंतरिक्ष क्षेत्र में अगर काम करने वाले अपनी एक इकाई है, उसका क्या नाम है? उसका नाम इसरो है ना। तो इंडियन स्पेस जो एजेंसी है उसके द्वारा स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क, स्पेस टेक में इनोवेशन बढ़ाया जाए, इसके लिए एक नेटवर्क का निर्माण किया जाए
के लॉन्च हेतु मल्टी स्टेज इनोवेशन क्यूरेशन और जो वेंचर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म सोशल है, एक साइट है जिसका नाम क्या है, अल्फा। वेंचर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है सोशल अल्फा, इसके साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। उसके तहत भारत में भी इस तरीके की पारिस्थितिकी, इस तरीके का तंत्र है वो डेवलप किया जाएगा ताकि अंतरिक्ष क्षेत्र में नए नए जो स्टार्टअप्स हैं, जो वेंचर कंपनीज है, उनको बढ़ावा दिया जा सके। क्लियर? उसका नाम क्या है, स्पिन। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच किस राष्ट्रीय उद्यान पर एक समझौता ज्ञापन हुआ है ताकि इस तरीके का वो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें और ज्यादा फंड मुहैया कराई जाएगी, किस सरकार के द्वारा, फ्रांस सरकार के द्वारा। तो इसके लिए भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच समझौता हुआ है। कौन सा उद्यान है? मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग या फिर नामेरी। तो इसका राइट आंसर होगा अपना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पे अगले कुछ सालों तक, लगभग 10 सालों तक वित्त मुहैया कराएगी फ्रांस की सरकार। इसके लिए भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच एक समझौता हुआ है। हाल ही में फ्रांस ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 10 वर्ष की अवधि के लिए वित्त पोषण किया है। अब काजीरंगा है क्या, हमें पता होना चाहिए। तो नेशनल पार्क है तो सब पता होना चाहिए। तो ये असम में स्थित है ना, राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमने देख लिया। और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए विख्यात है। असम का काजीरंगा उद्यान है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए विश्व विख्यात है, हमें याद रखना है। और काजीरंगा कहाँ पर है? असम में स्थित है। हवाई यात्रा को और सुलभ बनाने के लिए चुनिंदा हवाई अड्डों है उस पर पेपरलेस एंट्री की शुरुआत की है अभी हाल फिलहाल में। तो वो पेपरलेस एंट्री शुरुआत की है, उसका क्या नाम है, वो कौन क्या है? तो वो डीजी यात्रा है, सुलभ यात्रा, प्रयास या उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका नामकरण है भैया डीजी यात्रा। अब डीजी यात्रा के थ्रू हम क्या कर सकेंगे कि कुछ ऐसे चुनिंदा अभी हवाई अड्डों पर इसकी शुरुआत की है। आने वाले टाइम पे जो पूरे भारत में इस पर शुरुआत की जाएगी तो इसके थ्रू हम क्या है, पेपरलेस एंट्री हो पाएगी, है ना। चुनिंदा हवाई अड्डों पर पेपरलेस एंट्री है, उसकी शुरुआत की। उसका नामकरण क्या की, नामकरण रखा है इसका डीजी यात्रा, जिसके तहत यात्री अपनी पहचान की पुष्टि करने के लिए फेसलेस फीचर्स का उपयोग करते हुए पेपरलेस और संपर्क रहित कॉन्टैक्टलेस प्रक्रिया के माध्यम से हवाई अड्डों पर विभिन्न चेक पॉइंट से गुजरते हैं, उनकी बोर्डिंग पास से जुड़ा लिंक होता है। तो अब आपको ये आ सकता है, सवाल आने लायक है कि डीजी यात्रा क्या है, या तो ये सवाल आ सकता है। तो हम बता देंगे कि जो हवाई अड्डे है उस पर पेपरलेस एंट्री के लिए शुरू की गई एक नया इनोवेशन है ना। ये भी पूछ सकते हैं कि ये डीजी यात्रा, अब मान लो कोई भी हवाई अड्डा है उस पर पेपरलेस है ना, उसकी एंट्री को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में शुरू की गई जो है एक नई परिकल्पना है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है डीजी यात्रा। क्लियर? अब कल परसों के न्यूज़पेपर में आपने बार बार देखा होगा जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है उसी से है ना। तो हम ये देखेंगे कि फीफा वर्ल्ड कप है उसमें क्या क्या चीजें हुई जो अपने एग्जाम में आने लायक चीजें हैं। हाल ही में वे जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2022, कहाँ पर हुआ था? कतर में। ये तो सबको पता है ना। तो कतर की विजेता रही कौन सी टीम थी? अर्जेंटीना थी। इसने किसे पराजित करके ये खिताब हासिल किया? आरपीएससी हमेशा उल्टा सवाल पूछती है, किसको पराजित करके। अब कोई अगर फैन फॉल है किसी का, इसको ये है कि फुटबॉल वाला मैच देखता है या न्यूज़पेपर में जिसका इंटरेस्ट है, जो थोड़ा अपनी पेपर को या अपनी चीज उन चीज़ों को लेकर थोड़ा सिंसियरिटी है अगर किसी में, तो वो तो इन चीज़ों को ध्यान में रखता है। बाकी जरूरी नहीं सब लोग देखें। तो हमें ये पता है कि फीफा वर्ल्ड कप है उसकी विजेता टीम कौन सी रही? अर्जेंटीना रही। अब अर्जेंटीना ने किसको हराकर ये खिताब जीता है फीफा वर्ल्ड कप 2022? तो ये देखो सबको पता है, पुर्तगाल, फ्रांस, मोरक्को, क्रोएशिया। तो ये फ्रांस को पराजित करके जीता है। ठीक है, याद रखना कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में आयोजित हुआ था। इसकी विजेता टीम रही है अपनी अर्जेंटीना, और किससे पराजित करके जीता है? तो ये है फ्रांस को। आरपीएससी इस पैटर्न के सवाल पूछती है, कभी ये नहीं पूछती आपसे कि इसका विजेता कौन रहा। ये बहुत रेयर केसेस में इस पैटर्न के सवाल आते हैं। दूसरी टीम का पूछे किसे पराजित करके ये खिताब जीता है, तो हमें दोनों ध्यान में रखना है कि किसे पराजित करके किसने इस खिताब को हासिल किया है। अगला सवाल क्या है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट अवार्ड पाने वाली खिलाड़ी एम्बापे का संबंध किस देश से है? अब आपको मैंने सवाल में ही बता दिया कि जो 2022 का फीफा हुआ था उसको गोल्डन बूट प्राप्त करने वाला खिलाड़ी है, उसका नाम क्या है? एम्बापे है ना। अब ये देखना है कि इसका संबंध किस देश से है, फ्रांस, अर्जेंटीना, मोरक्को या क्रोएशिया। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। में ये सेम बात, अगर किसी को इंटरेस्ट है, जैसे किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो उसको हर चीज़ का उसको पता होगा। अगर फुटबॉल को गेम किसी को पसंद है तो उससे फुटबॉल के बारे में सब पता होगा, भी ये फीफा हो रहा है, उसमें ये खिलाड़ी है, इसका संबंध ये से है। इसके तहत अगर कोई टीम विजेता रही तो किसी गोल्डन बूट मिलेगा, गोल्डन बॉल मिलेगा, अन्य अदर जो भी अवार्ड है वो दिए जाएंगे, है ना। पर हमें ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गोल्डन बूट अवार्ड है वो मिला है एम्बापे को। अब ये एम्बापे खिलाड़ी है, इसका संबंध किस देश से? इसका संबंध है फ्रांस से। क्लियर?
गोल्डन बूट किसको मिलता है ये भी देख लेते हैं थोड़ा। गोल्डन बूट सबसे ज्यादा जो गोल करने वाला खिलाड़ी होता है ना उसको दिया जाता है। और फीफा 22 में ये खिताब किसको मिला है? फ्रांस के खिलाड़ी एम्बापे को। कितने गोल किए थे? टोटल 8 गोल करने के लिए ये अवार्ड उनको दिया गया है। अगला सवाल क्या है? ये फीफा से फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी कौन है? एम्बापे, लियोनेल मेसी, एंजो फर्नांडिस या एमिलियानो मार्टिनेज। तो इसका राइट आंसर होगा लियोनेल मेसी। गोल्डन बॉल अवार्ड दोनों याद रखनी है, एग्जाम में पक्के आने हैं ये। लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल यानी गोल्डन बॉल किसको देते हैं? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है उसको गोल्डन बॉल से सम्मानित किया जाता है। 2014 में भी इनको गोल्डन बॉल अवार्ड है वो हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा गोल्डन बॉल और बूट के अलावा भी कुछ अवार्ड मिले हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये लियोनेल मेसी इसका संबंध इनका संबंध किससे है? ये अर्जेंटीना खिलाड़ी है, सबको पता होगा क्योंकि बहुत न्यूज में रहा है। अर्जेंटीना के एक और खिलाड़ी है एमिलियानो मार्टिनेज, है ना। इनको गोल्डन ग्लोव अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखना ये भी। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस को यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है। तो ये सब हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल या फिर यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट या गोल्डन ग्लोव अवार्ड है, ये सम्मानित किए गए कौन कौन से खिलाड़ी हैं और इनका संबंध किस देश से है ये भी हमको ध्यान में रखना है। अगला सवाल क्या है? भारतीय मूल के लियो वाराडकर जो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं का संबंध में किस देश से है? अब लियो वाराडकर है किस देश के प्रधानमंत्री है, हमें ये ध्यान में सवाल ये पूछ रहा है हमसे। तो डेनमार्क के, आयरलैंड, फिनलैंड या स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड के। ये भारतीय मूल के हैं लियो वाराडकर और आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं जो दूसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है। तो हमें ध्यान में रखना है कि लियो वाराडकर का संबंध किस देश से है? आयरलैंड के प्रधानमंत्री है ये। हाल ही में विवादों में रहा था एक शब्द, एक जगह, लोकेशन यांगत्से। ये स्थल किस राज्य में है? यांगत्से एक स्थल है, एक लोकेशन है, जगह जिनका जो चर्चा में रही थी कल परसों। तो इसका संबंध किस राज्य से है? लद्दाख में है, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यांगत्से क्षेत्र है। ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है जहां पर चीन और भारत के बीच कुछ झड़पें हुई थी, इस वजह से ये स्थल चर्चा में रहा था। तनाव के केंद्र में लद्दाख की जगह अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं हैं। इसकी वजह 9 दिसंबर की सुबह तवांग सेक्टर में ये यांगत्से कहां पर है? तवांग सेक्टर में कि यांगत्से में भारत और चीन के सैनिकों के बीच कुछ झड़पें भी थी। तो हमें याद रखना है तवांग सेक्टर है वो कहां पर है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। और यांगत्से क्षेत्र है वो कहां पर है? इस तवांग सेक्टर में है और इसका संबंध भी कहां से? अरुणाचल प्रदेश से है। अगला क्या सवाल है? देखो, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत का आयात किस देश के साथ सर्वाधिक रहा? ये ध्यान में देना है हमको। वित्तीय वर्ष है अपना 21-22, इसके दौरान भारत का आयात किस देश के साथ सर्वाधिक रहा? संयुक्त राज्य अमेरिका, इराक, चीन या यूनाइटेड किंगडम। तो इसका राइट आंसर होगा अपना चीन के साथ, है ना। 21-22 के दौरान भारत का आयात रहा वो सर्वाधिक किस देश के साथ? चीन के साथ। अब देखते हैं और कौन कौन से देश है। अब 21-22 में देखें तो देखो चीन के साथ कितना परसेंट रहा, ताकि आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, इस वजह से ये डेटा लेकर आई हूँ। बाकी एग्जाम में इस पैटर्न के सवाल कभी नहीं आते कि चीन के साथ अपना आयात है वो कितने परसेंट है। इसमें हम खाली रैंकिंग देखते हैं कि फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये, फोर्थ नंबर अपना ये है। ये याद करने के लिए मैं ये लेके आई हूँ कि चीन का देखो टोटल आयात है उसका 15.42% है, वो चीन के साथ है। यूनाइटेड अरब अमीरात है उसके साथ 7.32% है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपना 7.06% है और इराक के साथ 5.20% है। तो ये एक रैंकिंग है जो हमें याद रखनी है कि जो पिछला वर्ष है 21-22 है उसमें चीन के साथ सर्वाधिक आया, फिर अपना यूनाइटेड अरब अमीरात, फिर अपना अमेरिका और इराक के साथ जो आयात है वो रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रही हेमेजेनिक्स दवाई। एक दवाई है हेमेजेनिक्स, आप सर्च करना इसको, जो दुनिया की सबसे महंगी दवाई है। पर ये इस हेमेजेनिक्स दवाई है, इसका संबंध किस रोग के इलाज से है जो इतनी चर्चा में आजकल? तो ये हेमेजेनिक्स कैंसर के इलाज से संबंधित है, हीमोफीलिया, मधुमेह या डिमेंशिया। तो इसका राइट आंसर है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के इलाज से संबंधित एक दवाई है जो मार्केट में आजकल चर्चा में है, क्योंकि दुनिया की सबसे महंगी दवाई के रूप में ये चर्चित रही है। पर इसका संबंध किस इलाज से है? हीमोफीलिया के इलाज से। ये एक तरीके से जीन थेरेपी है जो हीमोफीलिया का बीमारी के इलाज के लिए दी जाती है। हीमोफीलिया क्या है हम देखते हैं, एक जेनेटिक बीमारी है हीमोफीलिया, तो आपने पढ़ा होगा साइंस में।
है ना। तो वो क्या है, एक जेनेटिक बीमारी है जिसके कारण खून ठीक से जम नहीं पाता है। इसकी वजह से बीमार व्यक्ति के शरीर में खून जमने के लिए जरूरी जो प्रोटीन है वो बन नहीं पाता, जो कि जानलेवा रक्तस्राव का कारण बनता है। और इस प्रोटीन का नाम क्या है, फैक्टर 9 प्रोटीन, जो ब्लड प्लाज्मा में होता है। ये सही तरीके से शरीर में क्या होता है कि बन नहीं पाता, इस वजह से फैक्टर 9 जो प्रोटीन है जो ब्लड प्लाज्मा में रहता है। तो जो भी हीमोफीलिया के बीमार व्यक्ति होते हैं उसके शरीर में खून जमने के लिए ये प्रोटीन है, ये बन नहीं पाता। इस वजह से एक दवाई है जो चर्चा में है आजकल, और उसका नाम क्या है, हेमोजेनिक्स, और हीमोफीलिया बी है उसके इलाज से संबंधित ये बीमारी, ये दवाई है, याद रखना। अगला क्या सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय नदी है कोई या फिर नदी घाटियों है, उसके जल से संबंधित विवाद है, उनके न्याय का प्रावधान किया गया। कौन से अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है संविधान का, तो संविधान के अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 301 या अनुच्छेद 307। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 262। अंतर्राष्ट्रीय नदी या नदी घाटियों के से संबंधित जो भी विवाद है, जो भी न्याय निर्णय है, वो उसके तहत ये अनुच्छेद 262 के तहत ये कहा गया कि इसके लिए केंद्र सरकार एक आयोग है उसका गठन करेगी। अब देखते हैं कि हाल में क्यों चर्चा में है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कुछ लड़ाई हो रही है, किस नदी को लेके, पेनियर नदी जल विवाद। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो पेनियर नदी जल विवाद है जो हाल ही में चर्चा में, किस दो अपना राज्य है उनके बीच ये विवाद का विषय बना हुआ है, तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है ना। तो इनके लिए अधिकरण के गठन हेतु केंद्र सरकार को बोला है कि 3 माह के अंदर अंदर इस विवाद के निपटारे के लिए आप एक अधिकरण है वो गठन किया जाए उसका। संविधान का अनुच्छेद 262 क्या बोल रहा है, इसके तहत अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के न्याय का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत ये बोला गया है कि केंद्र सरकार इसके लिए इस पैटर्न का अगर कोई विवाद होगा 2 राज्यों के बीच तो एक आयोग का गठन किया जाएगा। संसद ने कानून के माध्यम से यह प्रावधान किया कि जल विवाद और उससे जुड़ी शिकायतों के संबंध में न तो उच्चतम न्यायालय और न ही किसी उच्च न्यायालय की कोई अधिकारिता होगी। इसका मतलब समझ में आया, ये बोला अनुच्छेद 262 में क्लियर ये बोला गया है कि संसद इस पैटर्न का कोई एक अधिकरण है उसका निर्माण कर सकती है। अब उस अधिकरण के निर्णय के खिलाफ ना तो आप सुप्रीम कोर्ट, न्याय कोई संबंधित कोई हाई कोर्ट है उसमें जा सकते, जो उस अधिकरण ने जो निर्णय या जो डिसीजन दे दिया वो अंतिम होगा। अपना लास्ट सवाल क्या है, टिकुली चित्रकला। आजकल चर्चा में ये टिकुली चित्रकला, इसका संबंध किससे है, बिहार राज्य की है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है बिहार। टिकुली चित्रकला का संबंध किससे है, बिहार से है। इस वजह से ये चर्चा में रहने की वजह क्या है इसकी, ये एक पैटर्न की हस्तकला है ना। टिकली, इसका अर्थ क्या होता है, टिकली नहीं, टिकुली का अर्थ क्या होता है, बिंदी। तो वर्तमान में ये कला महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन गई है, क्योंकि ये टिकुली चित्रकला है। इसमें ज्यादातर कौन भाग लेता है, इसमें जो काम करने वाली जो हस्तकला है उसमें ज्यादातर चित्रकार होते हैं, वो महिलाएं चित्रकार होती है। तो इस वजह से ये महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनकर उभरी है वर्तमान में, इस वजह से ये चर्चा में है। चलो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आज हमने देखा कुछ करंट अफेयर के कुछ ऐसे सवाल जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने कतर से रिलेटेड जो चल रहा था अपना फीफा वर्ल्ड कप था, उसमें अपने सवाल जो है वो क्या आ सकते हैं वो सब मैंने कवर करने की इसमें कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास के साथ फिर मिलते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।